फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नहीं रहे। बीती रात पीजीआई चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह ने आखिरी सांस ली। कोरोना की चपेट में आने के बाद वो लगातार बीमार चल रहे थे। कोरोना नेगेटिव होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती किया गया था। एक हफ्ते पहले मिल्खा सिंह की पत्नी का कोरोना से निधन हो गया था। मिल्खा सिंह अपनी पत्नी के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि वो खुद आईसीयू में भर्ती थे। 91 साल की उम्र में युवाओं की फिटनेस को मात देने वाले मिल्खा सिंह ने दुनिया भर के एथलेटिक ट्रैक पर अपनी कामयाबी का परचम फहराया था। 1958 के एशियन गेम्स की 200 और 400 मीटर रेस में गोल्ड जीतने वाले मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक में चौथा पायदान हासिल किया था। ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान का कोई एथलीट ओलंपिक के फाइनल में देश की नुमाइंदगी कर रहा था। उनके बनाए नेशनल रिकॉर्ड को 4 दशक तक कोई एथलीट छू तक नहीं पाया था। 1960 में जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। मिल्खा सिंह के निधन की खबर मिलते ही उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है कि हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। असंख्य भारतीयों के दिलों में उनके लिए खास जगह थी। उनके व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया। मिल्खा सिंह के जाने के साथ ही भारतीय एथलेटिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। सोशल मीडिया विवाद को लेकर ट्विटर की ओर से उसके 2 प्रतिनिधि संसदीय समिति के सामने पेश हुए। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को किस तरह रोका जा सके, ट्विटर को इस संबंध में संसदीय समिति के सवालों का जवाब दिए। भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के मुद्दे की जांच के लिए संसदीय समिति की ओर से यह बैठक बुलाई गई थी। ट्विटर को संसदीय समिति के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। संसदीय समिति ने पूछा कि नियम का पालन नहीं करने पर आप पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इसके जवाब में ट्विटर के अधिकारियों ने कहा कि हम अपनी नीतियों का पालन करते हैं। दिल्ली में आम लोगों की ओर से मास्क का इस्तेमाल नहीं किए जाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही ये टिप्पणी भी की है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादा दूर नहीं है। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली के सभी बाजारों में कोरोना से बचाव के लिए आम लोगों को और ज्यादा संवेदनशील बनाया जाए। कोर्ट ने अनलॉक के बाद बाजारों में उमड़ रही भीड़ पर भी सवाल खड़े किए। दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर कहा है कि ये ऑर्डर बाकी आरोपियों की जमानत पर आधार नहीं बन जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते दिनों तीनों आरोपियों को जमानत दे दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की धरपकड़ जारी है। कल यूपी एटीएस ने कार्रवाई कर मेरठ से 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार रोहिंग्या न केवल अवैध तरीके से भारत की नागरिकता हासिल कर यहाँ रह रहे थे, बल्कि वो सोने की तस्करी, हवाला कारोबार और मानव तस्करी में भी शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को अलीगढ़ से गिरफ्तार किए गए 2 रोहिंग्याओं के पास से पुलिस ने सोने के बिस्किट भी बरामद किए थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन है, जहां एक बार फिर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। साउथहैम्पटन में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण पहले दिन खेल नहीं हो सका। अभी तक मुकाबले का टॉस भी नहीं हो सका है। मैच में आईसीसी ने रिजर्व डे भी रखा है। 4 दिन में नतीजा नहीं निकला तो रिजर्व डे का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी के कानपुर में पुलिस ने एक ऐसे ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है जिसने धोखा देकर 5 महिलाओं से शादी की और अब 6ठी शादी की तैयारी कर रहा था। आरोपी के खिलाफ उसकी 5वीं पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शाहजहांपुर के निगोही में एक ट्रस्ट बना रखा है और इसके जरिए ही महिलाओं को शिकंजे में फांसता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ 2016 में रेप का केस दर्ज हुआ था, जो उसके भाई की ही पत्नी ने दर्ज कराया था। इस केस में भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। यूपी के अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मामला 16 जून का है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अस्पताल के प्रसव रूम में घुसने और वीडियो बनाने की कोशिश की। जब ड्यूटी पर तैनात नर्स ने विरोध किया तो आरोपी बहस करने लगे।
हंगामे के बीच अस्पताल स्टाफ और मरीजों के परिवार वाले मौके पर पहुंच गए और दोनों युवकों की पिटाई शुरू कर दी। इस मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। यूपी के उन्नाव में घर में घुसकर महिलाओं पर लाठीचार्ज के वीडियो पर बवाल मच गया। मामला सदर कोतवाली के अकरमपुर का है, जहां हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद लोगों ने शव सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। जब पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को समझाने के लिए पहुंची तो गुस्साए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर पथराव करने वाले 3 युवकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है और इन्हीं आरोपियों की तलाश में घर में छापेमारी की थी। पुलिस ने पथराव करने वाले आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया है। पटना में थानेदार और 2 सिपाहियों को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दीदारगंज थाने के थानेदार 2 सिपाहियों के साथ बालू कारोबारी से 60,000 रुपए घूस ले रहे थे। इसी दौरान टीम ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक थानेदार के खिलाफ एक ट्रांसपोर्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने ये कार्रवाई की है। नोएडा में एक युवक की हत्या के बाद परिवार वालों ने परथला गोल चक्कर पर शव रखकर हंगामा किया। परिवार वालों का आरोप है कि युवक की हत्या उसकी प्रेमिका ने करवाई है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने परिवार वालों को जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया, जिसके बाद सड़क से जाम हटाया जा सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अहम बैठक की। हाई लेवल बैठक में जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही कई निर्देश भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में आए शरणार्थियों तक सरकार की योजनाएं जल्द पहुंचाई जाएं। साथ ही जम्मू कश्मीर में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ पंचायत के सदस्यों को देश भ्रमण और ट्रेनिंग देने का भी निर्देश दिया गया। नंदीग्राम सीट के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर 24 जून को सुनवाई होगी। इस सुनवाई से पहले ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर किसी और जज की बेंच में केस की सुनवाई करने की मांग की है। दरअसल टीएमसी की ओर से कुछ तस्वीरें जारी की गई, जिसमें हाईकोर्ट के जज कौशिक चंदा बीजेपी के कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के आधार पर ही ममता बनर्जी ने किसी और जज की बेंच में केस की सुनवाई की मांग की। Due respect to the judiciary, we have released 2 pictures of Honorable Justice Kaushik Chanda. He had attended a legal cell meeting of Bharatiya Janata Party, where we have seen Dilip Ghosh was delivering his speech, and the question is, we have respect to the judiciary, but the case of Nandigram is being heard in the court of Justice Kaushik Chanda, and Kaushik Chanda is a BJP lover. हाल में टीएमसी में वापसी करने वाले मुकुल रॉय के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। मुकुल रॉय बीजेपी के टिकट से करीमगंज सीट पर चुनाव जीते थे। बीजेपी की मांग है कि दल बदल कानून के तहत मुकुल रॉय की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। उधर मुकुल रॉय का कहना है कि कानून के मुताबिक जो भी फैसला लिया जाएगा वो उसे स्वीकार करेंगे। एलजेपी पर अधिकार की चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। पशुपति पारस गुट ने चुनाव आयोग को बताया कि पटना में पार्टी कार्यकारिणी के 75 सदस्यों की बैठक में अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। नई कार्य समिति भी बनाई गई है और पार्टी के संविधान के मुताबिक ही प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं चिराग पासवान की ओर से कहा गया कि बागियों के दावे में कोई दम नहीं है। इलेक्शन कमीशन को भी बहरहाल हम लोगों ने इस बात की जानकारी हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि इन सांसदों के इस गुट ने अपने आप को पार्टी से अलग किया था। तो अब ये लोक जनशक्ति पार्टी के अब ये सांसद नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। इनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत जो संविधान में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन दल बदल कानून का, उसके तहत इनकी सदस्यता जरूर रहती है, क्योंकि 2/3 की बहुमत से ये लोग अलग हुए हैं। बट आज की तारीख में सदन में ये इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ना कि लोक जनशक्ति पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। और यही जानकारी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी रिटर्न में हम लोगों ने दे दी है। 20 जून को सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट की अहम बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, ताकि ये संदेश जाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सभी विधायकों के लिए काम करते हैं। हमास के नेतृत्व में इजरायल पर तीसरी बार बलून हमले के बाद इजरायल ने पलटवार किया। 11 दिन की लड़ाई पर हुए युद्ध विराम के बाद दूसरी बार गाजा पट्टी पर इजरायल ने हवाई हमला किया। किसी के हताहत होने और नुकसान की कोई खबर नहीं।
म्यांमार में गिरफ्तार अमेरिकी पत्रकार की हिरासत बढ़ाई गई। फ्रंटियर म्यांमार नाम की ऑनलाइन मैगजीन के संपादक डैनी फेंस्टर पर गलत खबरें फैलाने का आरोप। अदालत के फैसले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने डैनी से मिलने के लिए डिप्लोमेटिक एक्सेस देने की मांग की। सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार में 90 से अधिक पत्रकार हो चुके हैं गिरफ्तार। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ वोट डाला। इन चुनावों में न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम राइसी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। आर्मीनिया में लंबे समय तक राजनीतिक संकट के बीच संसदीय चुनाव के तहत रविवार को वोट डाले जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लंबे समय से चल रहा विरोध प्रदर्शन। नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान के खिलाफ चले युद्ध, उसमें देश की जमीन गंवाने के लिए पीएम पाशिनियान पर उठते रहे हैं सवाल। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना की डैम नदी में ट्यूबिंग करना भारी पड़ा। 8 ट्यूबर का समूह एक डैम में फिसला, 3 की मौत, 2 लापता। रॉकिंग डैम काउंटी इमरजेंसी सर्विस ने 4 लोगों की जान बचाई। पोर्टलैंड में भीड़ के हिंसक रवैये पर काबू करने के लिए बनाई गई पुलिस यूनिट का सामूहिक इस्तीफा। टीम के एक सदस्य पर लगाए गए आपराधिक आरोपों के विरोध में दिया गया इस्तीफा। पोर्टलैंड में सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए बनाई गई थी यूनिट। सरकार के फैसलों से नाराज लोग पोर्टलैंड में कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। यूनाइटेड नेशंस के शरणार्थी उच्चायोग की रिपोर्ट में मानवाधिकार उल्लंघनों का बड़ा खुलासा। महामारी के दौरान युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न की वजह से 30 लाख लोग बेघर होने को हुए मजबूर। 160 से अधिक देशों में से 99 देशों ने कोविड-19 के कारण अपनी सीमाओं को शरणार्थियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। रूस की राजधानी मॉस्को में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 9000 से ज्यादा कोरोना केस। एक हफ्ते के भीतर कोरोना के मामलों में 3 गुने की बढ़ोतरी। ब्रिटेन से अधिक हुई रूस में कोरोना से मरने वालों की संख्या। जर्मनी के राष्ट्रपति ने देश में डेल्टा वेरिएंट के 6% मामले आने पर चिंता जताई। बोले, पतझड़ का मौसम आने के साथ बढ़ सकती है जर्मनी की मुश्किलें। अल्फा वेरिएंट के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। युगांडा में कोरोना मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली युगांडा की कंपनी रूफिंग ने हाथ खड़े किए। एक दिन में सिर्फ 350 सिलेंडर ही करा पा रही है उपलब्ध। और अब एक बड़ी खबर, जम्मू